जिस वक्त बांग्लादेश में आग लगी है, जिस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जिस वक्त बांग्लादेश में पीछे से मुनीर खेल करने में जुटा है, ठीक उसी वक्त सबके होश तब उड़ गए जब भारत की तरफ से जबरदस्त सैन्य तैयारियां शुरू होती थी। सबसे ज्यादा हड़कंप तो तब मच गया जब भारत ने समंदर में नया धमाका कर दिया। भारत ने बंगाल की खाड़ी में समुद्र से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका दूसरा मतलब यह है कि भारत ने अपने दुश्मनों को यह मैसेज दे दिया है कि उसकी मिसाइल धरती, आसमान और समंदर कहीं से आ सकती है। समंदर का सीना फाड़कर गरजती मिसाइल से पाकिस्तान और बांग्लादेश को ज्यादा टेंशन हो रही हो, क्योंकि समंदर में तो भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान दूर दूर तक नहीं टिकता बॉस। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इंडियन नेवी की ताकत का ट्रेलर ही देखकर पाकिस्तान के जहाज दुबक गए थे। और बांग्लादेश के लिए टेंशन इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि इस मिसाइल का टेस्ट बंगाल की खाड़ी से हुआ है। हालांकि इस टेस्ट के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा और डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक यह K4 SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। ऐसा संभव है कि इसे परमाणु शक्ति से लैस पनडुब्बी INS अरिहंत या अरिघाट से फायर किया गया। K4 का पूरा नाम है कलाम 4, जिसे DRDO ने विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता लगभग 3500 किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान और चीन के मेन टारगेट इसकी रेंज में आ सकते हैं। यह टेस्ट भारत की न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीन, हवा और समुद्र से हमला करने की क्षमता को मजबूत करता है। यह टेस्ट भारत की सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता को मजबूत करता है। इससे दुश्मन के पहले न्यूक्लियर अटैक के बाद भी जवाबी हमला करने की गारंटी मिल जाती है। यह मिसाइल 2 टन तक परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। यानी इस मिसाइल के सफल परीक्षण से भारत की अटैक और डिफेंस लाइन दोनों और मजबूत हो गई है। न्यूक्लियर हमले के मामले में भारत की नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है। ऐसे में सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता से लैस यह मिसाइल पाकिस्तान जैसे आतंकी देश का पक्का इलाज करने के लिए जो परमाणु हमले की वो गीदड़ भभकी देता है, उसका सीधा सीधा जवाब है। यानी अब पनडुब्बी से भी तुमको फोड़ देंगे, यह सीधा मैसेज चला गया है मुनीर को। इस बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट सुनकर ही दुश्मन का दम निकल सकता है कि इधर भारत ने मिसाइल के टेस्ट के साथ साथ आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी नया टेस्ट कर दिया। इससे भी दुश्मन बेचैन हो गए कि आखिर भारत ये तैयारी अचानक क्यों कर रहा है। आप तस्वीरें देखिए, भारत ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी आकाश NG का भी सफल ट्रायल कर दिया है। DRDO के मुताबिक ट्रायल के दौरान आकाश NG ने अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर मौजूद हवाई लक्ष्यों को सटीक तरीके से तबाह कर दिया। इसमें सीमा के पास कम ऊंचाई पर उड़ने वाले और लंबी दूरी पर ज्यादा ऊंचाई वाले लक्ष्य भी शामिल थे। भारत अपने स्वदेशी एयर डिफेंस को लगातार अपग्रेड कर रहा है। मतलब जिस पाकिस्तान को लगा होगा कि पिछले बार तो आकाश ने फोड़ दिया था, आकाश की तैयारी करते हैं, यहां क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा आकाश NG नेक्स्ट जनरेशन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से PM मोदी और तेजी से भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत करने में लगे हैं, यह साफ दिख रहा है। भारत को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए PM मोदी मिशन सुदर्शन चक्र पर भी काम कर रहे हैं, जिसके तहत भारत के आसमान पर ऐसी डिफेंस लाइन खड़ी हो जाएगी कि दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन सब हवा में ढेर होंगे। जिस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन का टेस्ट हुआ है, यह वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में चीन की मिसाइल और टर्की के ड्रोन्स को कबाड़ बना दिया था। अब उसका एडवांस्ड वर्जन आ गया है। पाकिस्तान को आकाश की ताकत पता है और अब तो नरेंद्र मोदी ने आकाश को और घातक वर्जन तैयार करवा दिया है। इस एडवांस वर्जन में क्या क्या है? यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन को 80 किलोमीटर की रेंज में आने पर निशाना बना सकता है। पुराने सिस्टम की रेंज 25 से 30 किलोमीटर थी। आप सोचिए, जब रेंज 25-30 किलोमीटर थी तब पाकिस्तान के ड्रोन भारत को छू नहीं पाए थे। अब रेंज 80 किलोमीटर की है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह डिफेंस सिस्टम एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक करके एंगेज कर सकता है। इसमें मल्टी फंक्शनल रडार लगे हैं, 120 किलोमीटर तक सर्विलांस की क्षमता है। इसमें ड्यूअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग किया गया है, जो मिसाइल को ज्यादा ताकत और बेहतर नियंत्रण देता है। आकाश NG यानी नेक्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल किए गए रडार और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी पूरी तरह स्वदेशी है। एक तरफ आकाश दुश्मनों के हमलों को रोकेगा, दूसरी तरफ दुश्मनों की खटिया खड़ी करने के लिए भारत के पास ब्रह्मोस है ही। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर लगातार ये खबरें चल रही हैं कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल को भी अपडेट करने में लगा है। खबरें हैं कि 800 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस ER मिसाइल को 2028 से भारतीय सेनाओं में शामिल करने की योजना है।
इस समय मिसाइल की लंबी दूरी की टेस्टिंग चल रही है। ब्रह्मोस ER मौजूदा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अगला और ज्यादा ताकतवर वर्जन है। ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली एरोस्पेस यूनिट पहले ही 450 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का उत्पादन शुरू कर चुकी है। अब ब्रह्मोस ER के जरिए इसकी रेंज लगभग दोगुनी करने की तैयारी है, जबकि इसकी सुपरसोनिक स्पीड और सटीकता पहले जैसी ही रहेगी। ब्रह्मोस हो या फिर आकाश, इनके साथ सबसे जबरदस्त बात यह है कि इनकी सफलता देखकर दुनिया भर में इनकी डिमांड है। जैसे आप देखिए कि ब्रह्मोस मिसाइल को इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश खरीदना चाहते हैं। इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ ब्रह्मोस की 4000 करोड़ से ज्यादा की डील होने वाली है। पाकिस्तान की पिटाई के बाद ब्रह्मोस को खरीदने के लिए होड़ लगी हुई है और कम से कम 16 देश ऐसे हैं जो अपनी सेना में ब्रह्मोस को शामिल करना चाहते हैं। UAE, कतर, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, मलेशिया सब लाइन में लगे हैं बॉस। इसी तरह से आकाश एयर डिफेंस को आर्मीनिया जैसे देश पहले ही खरीद चुके हैं। फिलीपींस भी आकाश एयर डिफेंस खरीदने की डील करने वाला है। ब्राजील, इजिप्ट, वियतनाम, UAE जैसे देश आकाश को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि भाई मेरे को नहीं देगा, हमको भी तो चाहिए। तो भारत की तूती बोल रही है, भारत के स्वनिर्मित स्वदेशी हथियारों की गूंज है। भारत के हथियारों को खरीदने के लिए कई देश लाइन लगाए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयरबेस में गड्ढे देखकर ये देश भारत के हथियारों की क्षमता की टेस्टिंग कर चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का आर्मी चीफ असीम मुनीर, जो युद्ध में पिटने के बाद भी फर्जी जीत का जश्न मना रहा है, अपने हथियारों का फर्जी डंका बजा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का मेड इन चाइना हथियारों को खरीदने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए मुनीर खुद इन हथियारों को बेचने के लिए निकल जाता है। कल हमने आपको बताया था कि मुनीर अफ्रीकी देश लीबिया के साथ डिफेंस डील करने गया था, लेकिन मुनीर के लीबिया आते ही ऐसा कांड हो गया कि पूरी दुनिया में लीबिया की चर्चा हो रही। लीबिया में मातम पसरा हुआ है। इधर मुनीर के कदम लीबिया में पड़े, या यूं कहिए कि इधर पनौती मुनीर के कदम लीबिया में पड़े, उधर लीबिया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मुनीर लीबिया के लिए ऐसा पनौती साबित हुआ कि लीबिया का आर्मी चीफ ही अचानक मर गया। इधर मुनीर ने लीबिया के साथ अपने कबाड़ हथियारों की डील की, लेकिन मुनीर ऐसा पनौती साबित हो रहा है कि अगले ही दिन लीबिया की पूरी टॉप सैन्य लीडरशिप साफ हो गई। जिस लीबिया में मुनीर हथियार बेचने गया था, उस लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। लीबिया के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हदाद प्लेन क्रैश में मारे गए। जनरल अल हदाद टर्की में थे और वहां से अपने 4 सैन्य अफसरों के साथ प्राइवेट जेट से लीबिया लौट रहे थे, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद प्राइवेट जेट लड़खड़ा गया, इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया। प्राइवेट जेट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में लीबिया के आर्मी चीफ समेत 4 सीनियर सैन्य अधिकारी और 3 क्रू मेंबर की मौत हो गई। लोग कह रहे हैं मुनीर जिससे सट रहा है वहां जो है ना नरक कर दे रहा, अपने देश में तो किया ही है। लीबिया के आर्मी चीफ की मौत से मुनीर का एक और फर्जीवाड़ा भी सामने आ गया। यह खुलासा हुआ है कि मुनीर ने लीबिया के जिस सैन्य अधिकारियों के साथ डील की, सैन्य अधिकारी या गुट लीबिया का प्रतिनिधित्व करते ही नहीं है। खबर है कि मुनीर ने लीबिया के उस सैन्य गुट से डील कर ली है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा हुआ है। कोई भी देश या एजेंसी लीबिया के इस गुट को हथियार सप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मुनीर उसी गुट से डिफेंस डील का डंका पीटने लगा। मुनीर ने लीबिया में जिस टॉप सैन्य अधिकारी के साथ डील की, उसका नाम खलीफ बेलकासिम अफ्तार है। हालांकि जबकि लीबिया के आर्मी चीफ जो विमान हादसे में मारे गए, उनका नाम मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद था। दरअसल लीबिया को अभी 2 गुट कंट्रोल कर रहे हैं। लीबिया के पश्चिम और पूर्वी इलाके में सत्ता का संघर्ष चल रहा है। एक पश्चिमी लीबिया की सरकार है, दूसरी पूर्वी लीबिया में जनरल हफ्तार के नेतृत्व वाली सेना है, जिससे मुनीर ने मुलाकात की थी। पश्चिमी लीबिया की सरकार को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ज्यादातर देश और यूएन इस सरकार को ही वैध मानते हैं, जबकि मुनीर लीबिया के जिससे डील करके आया है उसे यूएन ने आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। यानी मुनीर ने लीबिया जाकर भी अपना फर्जीवाड़ा नहीं छोड़ा। और इसका दूसरा मतलब यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से लीबिया के जनरल हफ्तार ने मजबूरी में मुनीर के साथ डील की है, क्योंकि ज्यादातर देश उसे हथियार दे ही नहीं रहे, बेच ही नहीं रहे। लेकिन मुनीर के कदम क्या पड़े लीबिया में मातम पसर गया। भाई मुनीर ऐसा पनौती है कि पहले से ही पाकिस्तान के लिए पनौती साबित हो रहा है। जिस दिन से मुनीर को पाकिस्तान में पावर मिली है, तब से पाकिस्तान के साथ क्या क्या नहीं हो गया, आप याद कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में नरेंद्र मोदी के नए भारत से मार खाया, अफगानिस्तान ने इसको युद्ध में धोया, टीटीपी वाले आए दिन यहां बम फोड़ रहे हैं, बलोचों ने धुआं धुआं कर रखा है, इमरान के समर्थकों ने नाक में दम कर रखा है,
पाकिस्तान के कई टुकड़े होने की बातें होने लगी। दाने दाने को मोहताज हो गया है पाकिस्तान और लोन के सहारे देश चल रहा है। पूरा पाकिस्तान बिकने की कगार पर पहुंच गया है। कल ही पाकिस्तान ने अपनी सरकारी एयरलाइन बेची है। कौड़ियों के दाम पर पाकिस्तान की कंपनियों की सेल लगी हुई है। सिर्फ 4500 करोड़ रुपए में पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन बिक गई बॉस। और यह सब मुनीर के आने के बाद हुआ है। यानी मुनीर को लेकर जो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि यही पनौती है पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी, वो लोग ऐसे ही नहीं लिख रहे। मुनीर जिससे हाथ मिला दे रहा है उसके साथ कांड हो जाता है। आप देखिए, मुनीर को ट्रंप ने बिरयानी खिलाई थी। आज की डेट में ट्रंप अमेरिका में ऐसा फंस गए हैं कि गद्दी हिली हुई है। एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम आ रहा है। मुनीर ने बांग्लादेश से हाथ मिलाया। बांग्लादेश आज की डेट में जल रहा है। बांग्लादेश जो एक दौर में उभरती अर्थव्यवस्था बन रहा था, आज कट्टरपंथियों और आतंक की फैक्ट्री बन गया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने ऐसा आतंक फैलाया हुआ है कि फिर हिंदुओं को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। चटगांव जिले में 8 हिंदू परिवारों के घरों पर रात में ताला मार दिया गया और फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। यहां रह रहे हिंदुओं का दावा है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा तक नहीं था, सबको घर में बंद कर दिया। लेकिन कट्टरपंथियों का यह खूनी खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि यूनुस और मुनीर खुद ही बांग्लादेश में लगाई आग में जलेंगे। जिस उस्मान हादी की हत्या के बाद पूरा बांग्लादेश जल उठा, उस उस्मान हादी की हत्या का ठीकरा भारत पर फोड़कर मुनीर एक तरीके से बांग्लादेश को सुलगा रहा था। उस उस्मान हादी के भाई ने साफ साफ कह दिया है कि हादी की हत्या किसी बाहरी ताकत ने नहीं, यूनुस सरकार के इशारे पर हुई है। हादी के भाई उस्मान ने दावा किया है कि हादी बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव चाहता था। यूनुस सरकार में बैठे लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। हादी ने उनके फरमान को ना कह दिया, इसलिए उसकी हत्या करवा दी गई। यह सब बांग्लादेश में चुनाव टालने की साजिश है, जो हम आपसे पाठशाला में पहले ही कह रहे थे कि ये मुनीर चाहता है कि ये कट्टरपंथियों के हाथ में सरकार रहे, और इसलिए वो जो है वो ये सब कर रहा है। इधर हादी के समर्थकों ने यूनुस की टेंशन बढ़ा दी है, उधर यूनुस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। चुनाव को लेकर अमेरिका ने भी मोहम्मद यूनुस को टाइट किया है। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर ने मोहम्मद यूनुस से बात की है। यूनुस ने अमेरिका को भरोसा दिया है कि चुनाव टाइम पर होंगे। उधर कई अमेरिकी सांसदों ने चिट्ठी लिखकर मोहम्मद यूनुस पर सवाल उठा दिए हैं। अमेरिकी सांसदों ने बांग्लादेश के चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर लगे बैन पर सवाल उठाए कि भाई इतनी महत्वपूर्ण पार्टी को बैन कर दिए, कौन बात का चुनाव करा रहे हो फिर। यानी यूनुस एक्सपोज होता जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं ना कि यहां हिंदुओं ने प्रदर्शन कर दिया, क्या ही हो गया बॉस, वो प्रदर्शन दुनिया भर को संदेश जा रहा है। हेडलाइंस बन रही हैं, खबरें बन रही हैं, और जब दुनिया देख रही है कि कैसे हिंदू हिंदू के लिए खड़ा हो रहा है, आवाज उठ रही है, तो वो आवाज यूनुस के कान तक पहुंचाई जाती है कि क्या कर रहे हो भाई, ये क्या तमाशा कर रखा है। हर तरफ से गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस अब बैकफुट पर है। मोहम्मद यूनुस अब भारत से अच्छे संबंधों की बात करने लगा है। यूनुस की अंतरिम सरकार अब दीपू दास के परिवार की देखरेख का जिम्मा उठाने की बात कर रही है। यूनुस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अब सरकार दीपू दास के परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी, जिसमें आर्थिक मदद भी शामिल है। मंगलवार को बांग्लादेश के शिक्षा सलाहकार सीआर अबरार ने दीपू दास के परिवार से मुलाकात की और इस हत्या पर दुख जताया। लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार के ये आंसू फर्जी है, क्योंकि अभी तक दीपू दास की बेरहमी से हत्या के मामले में सिर्फ 12 लोग पकड़े गए, और तुमको अब समझ में आ रहा है कि दीपू दास की हत्या हो गई तो जो है हम तुम्हारा देखरेख करेंगे। इतने दिन में तुमको नहीं समझ में आ रहा था। दीपू दास की हत्या 18 दिसंबर को हुई है। हत्या के 5 दिन बाद यूनुस सरकार ने उसके परिवार की सुध ली। 5 दिन सो रहे थे तुम। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा। यहां भारत ने पर्दे के पीछे से मामला टाइट किया तो कह रहा कि ना हम दीपू दास की चिंता कर रहे हैं, और बाकी जो हंगामा चल रहा है उसका क्या। इतनी चिंता है तो मोहम्मद यूनुस को खुद परिवार से जाके मिल लेना चाहिए था। नोबेल का शांति पुरस्कार लिए बैठे हो ना, घर से निकलने में दिक्कत होती है, ठंड में घुटने जम गए हैं। मोहम्मद यूनुस को अभी पाकिस्तान अच्छा लग रहा है, वो पाकिस्तान के साथ भाईचारा बढ़ा रहा है। लेकिन मैं तो बांग्लादेश के बाकी लोगों से पूछता हूं कि यही पाकिस्तान से बच के तुम निकले तब बांग्लादेश बना, भारत की मदद से बना। सब भूल गए कट्टरपंथ के आगे कि किसकी वजह से तुम आज जो है वो खुली हवा में सांस ले रहे हो। लेकिन दिक्कत यह है कि भिखारी पाकिस्तान के साथ से बांग्लादेश को कुछ हासिल होगा नहीं। एक भिखारी दूसरे देश की क्या मदद करेगा। देश चलाने के लिए पैसा, अनाज सब चाहिए होता है। पाकिस्तान के पास है क्या? खुद के लोगों को खिला नहीं पा रहा, बांग्लादेश को क्या देगा? इसलिए मुनीर के चक्कर में मोदी से भिड़ने वाला यूनुस अब पेट भरने के लिए भारत की तरफ देख रहा है। खबर है कि बांग्लादेश भारत से चावल खरीदना चाहता है। पहले बांग्लादेश को लग रहा था कि वो पाकिस्तान से चावल खरीद लेगा, भारत के बिना काम चल जाएगा।
लेकिन बांग्लादेश कह रहा है कि भारत का चावल सस्ता है, जबकि दोस्ती की आड़ में पाकिस्तान बांग्लादेश को महंगा चावल चिपका रहा है। बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश $355 प्रति टन के रेट से भारत से 50,000 टन चावल खरीदना चाहता है, जबकि पाकिस्तान बांग्लादेश को $395 प्रति टन की रेट से चावल देगा। यानी बांग्लादेश को भारत से डील करने में ज्यादा फायदा दिख रहा है, पैसे बच रहे हैं। इसी बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार के आर्थिक सलाहकार सलाहुद्दीन अहमद ने कह दिया है कि मोहम्मद यूनुस भारत के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए कदम उठा रहे हैं। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब रूस ने 2 दिन पहले ही बांग्लादेश को हड़काया था कि भारत के साथ रिश्ते सुधार लो। अब बांग्लादेश की सरकार यह तर्क दे रही है कि ट्रेड पॉलिसी राजनीति के मुताबिक नहीं चलती। अगर भारत से चावल खरीदना सस्ता पड़ेगा तो भारत से खरीदेंगे। बांग्लादेश के आर्थिक सलाहकार अब कह रहे हैं कि उन्हें भारत के साथ कोई कड़वाहट नहीं चाहिए, और अगर कोई बाहरी ताकत दिक्कत क्रिएट कर रही है तो ये दोनों देशों के भले में नहीं है। बाहरी ताकत कौन है, तुम ही ना बताओगे जी। तुम्हारे यहां तमाशा चल रहा है, तुम ना बताओगे कि तुम क्यों नहीं रोक पा रहे हो किसके इन्फ्लुएंस में आके। और इतना दोस्त है पाकिस्तान तो मांगो सस्ते में, तुमको देगा चावल। खाने को कुछ है नहीं, तुमको देगा क्या वो। बांग्लादेश अभी सस्ते चावल का बहाना बनाकर भारत से चावल खरीदने की बात कर रहा है, क्योंकि खुल के तो कह नहीं पाएगा कि भारत के बिना बांग्लादेश का काम नहीं चलेगा। लेकिन सच यह है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे लेकर बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है, यानी बांग्लादेश भारतीय सामान पर बहुत ज्यादा निर्भर है। बांग्लादेश भारत से सालाना 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान इंपोर्ट करता है। पिछले 8 साल में भारत ने बांग्लादेश को रोड, रेलवे, पोर्ट बनाने के लिए 71,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डेवलपमेंट असिस्टेंस के रूप में दी है। जबकि शेख हसीना के तख्ता पलट और भारत से संबंधों के खराब होने की वजह से बांग्लादेश को कुछ ही महीने में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बांग्लादेश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और बांग्लादेश अपने कुल कॉटन इंपोर्ट का करीब 35% हिस्सा भारत से लेता है। बांग्लादेश का चीनी का 33% हिस्सा भारत से आता है। प्याज और आलू का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत है। बांग्लादेश का 91% पानी भारत से आता है। 30% फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भारत देता है। 15% बिजली भारत देता है। यानी खाने पीने के मामले में बांग्लादेश भारत पे बहुत हद तक निर्भर है। अब भारत से बढ़कर बांग्लादेश ने बड़ी गलती की है, क्योंकि भिखारी पाकिस्तान जब अपना पेट नहीं भर पा रहा, अपना पेट भरने के लिए अपने संस्थान बेच रहा है, तब IMF से लोन मिलेगा। वो तुमको क्या देगा यार। लेकिन कट्टरपंथ ऐसी चीज है बॉस, एकदम से रॉकेट की तरह सनक जो है वो दिमाग तक पहुंचती है, और ये मोहम्मद यूनुस ये सब करने लगता है। लेकिन अब इसको समझ में आया कि अमेरिका वाले रगड़ रहे हैं, पुतिन उधर से हड़का रहे हैं, सब भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कट्टरपंथियों की कठपुतली बनते बनते मामला ही निपट जाए। दीपू दास की हत्या पर भारत में भड़के हिंदू अब मांग कर रहे हैं कि भारत बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दे, चावल ही मत दो इसको, बांग्लादेश लाइन पर आ जाए। बांग्लादेश के खिलाफ यह गुस्सा कम नहीं हो रहा। आज भी पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास भयंकर प्रदर्शन हुआ है। सुनिए वहां जो भीड़ पहुंची थी, हिंदुओं की भीड़ पहुंची थी, वो क्या कह रही है। पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखा दिया, बांग्लादेश को सबक सिखाने का टाइम आ गया। ध्यान से सुन लीजिए आप। सनातन को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग वही करेंगे। सभी हिंदू, दुनिया का हिंदू जाग जाओ। हम ये कहेंगे कि यूनुस सरकार जो कर रहा है अभी, ये बहुत ही बुरा कर रहा है। हम लोग अगर चाहते हैं तो हमारा लोग जो बॉर्डर सिक्योरिटी है 10 मिनट के लिए हट जाए तो हम बांग्लादेश को 10 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। ओ हिंदू सनातनी जागो। भारत के अंदर जो ये गुस्सा भड़क रहा है, उससे भी बांग्लादेश को यह समझ आ रहा है कि मामला बहुत बिगड़ गया है और हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मोहम्मद यूनुस की टोन कुछ नरम पड़ने लगी। इधर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। दीपू दास की हत्या के खिलाफ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। खैर, बॉर्डर पे जो तैयारी है, बांग्लादेश का जो टोन नरम पड़ रहा है, देखिए मामला आगे कहां जाएगा। लेकिन फिलहाल पाठशाला में हम आगे बढ़ रहे हैं अगले चैप्टर की तरफ। मोदी से घबराए उद्धव, राज ठाकरे साथ आए। मुंबई के सबसे बड़े चुनाव में क्या धमाका होने वाला है। मोदी के हाथों वो डबल हार, राज उद्धव ने मिलकर राहुल एंड कांग्रेस को किनारे क्यों लगा दिया, अब इसका चैप्टर। भाई, इंडी गठबंधन का सपना तो पीएम मोदी को हराने का है, जिसके लिए भारत से लेकर विदेश तक पीएम मोदी के ऊपर हमले होते हैं। लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी इंडी गठबंधन के हाथ क्या लगती है, सिर्फ हार। महाराष्ट्र में भी इंडी गठबंधन ने जोर पूरा लगाया था, लेकिन बीजेपी गठबंधन से जीत नहीं पाया। और अब बीएमसी चुनाव के लिए जोर आजमाइश हो रही है, लेकिन बीएमसी चुनाव में इंडी गठबंधन कहीं दिख ही नहीं रहा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी ने बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया।
कांग्रेस को मार दी कोहनी, कांग्रेस अकेले पड़ गई है। जिस कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ा, उसको किनारे में खड़ा करके छोड़ दिया। उधर बीजेपी सारा ड्रामा देखकर मजे ले रही है, अपनी तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र में इस समय यह हाल है कि उद्धव और राज के सामने अस्तित्व का संकट है। भाई बीएमसी उनके हाथ से गया, खत्म हो जाएगी इनकी पार्टी। अस्तित्व बचाने के लिए दोनों दल अब साथ आ गए, दोनों भाई साथ आ गए। बीजेपी ने कहा मानो रूस यूक्रेन साथ आ गए। बीएमसी के लिए कांग्रेस को कोई भाव ही नहीं दे रहा। उद्धव की पार्टी ने कांग्रेस को टूरिस्ट कह दिया। शरद पवार, अजीत पवार अलग खेल कर रहे हैं। बीएमसी में उद्धव ठाकरे की पार्टी का कंट्रोल है और बीएमसी उद्धव ठाकरे के लिए दुधारू गाय की तरह है। अगर यहां हार गए उद्धव ठाकरे तो समझिए चैप्टर क्लोज है बॉस। और यही हाल राज ठाकरे का है, जिनका चैप्टर खुल ही नहीं पा रहा है। वो भी अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में भयंकर गर्मा गर्मी हो रही है। आज इसके बारे में आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले झलक ना देखिएगा बॉस। मुंबई महानगर पालिका उद्धव जी और राज ठाकरे एक साथ आकर जीतने जा रहे हैं। देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। आइए, घूमिए, फिरिए, होर्डिंग लगाइए, बैनर लगाइए, प्रचार करिए और चुनाव हार के अपने घर बैठिए। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। कांग्रेस पार्टी मुंबई में उसी प्रकार है जैसे कोई टूरिस्ट होता है, पर्यटक होता है। सबसे पहले बात करते हैं उद्धव और राज ठाकरे के बारे में। आज मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अपना गठबंधन ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। पिछले कई दिनों से इसकी चर्चा चल रही थी, जिसका आज ऐलान हो गया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 20 साल पुराना झगड़ा बुलाकर साथ आने का फैसला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य और अमित ठाकरे थे। इससे पहले इसी साल जुलाई में मराठी एकता के नाम पर राज और उद्धव ने रैली की थी। अब बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया है और चुनाव में जीत के दावे भी ठोकने शुरू कर दिए हैं। एक बार सुनिए इनको। मुंबई महानगर पालिका हम जीत रहे हैं जी। चाहे आप कितना भी हमारे खिलाफ काम करो, पैसा बांटो, सत्ता का दुरुपयोग करो, मुंबई महानगर पालिका उद्धव जी और राज ठाकरे एक साथ आकर जीतने जा रहे हैं। संजय राउत दावा ठोक रहे हैं कि हम बीएमसी का चुनाव जीत रहे हैं, चाहे पैसा लगा लो, चाहे सत्ता का दुरुपयोग कर लो। अगर बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करके, पैसा का दुरुपयोग करके इनके हिसाब से जीतती है तो विधानसभा जीत जाती है, निकाय चुनाव जीत जाती है। ये बीएमसी में कैसे नहीं जीतने देंगे? वहां क्या करेंगे जो ये विधानसभा में नहीं कर पाए, जो ये निकाय चुनाव में नहीं कर पाए, वो बीएमसी में क्या कर लेंगे उसका, और वही बाकी जगह क्यों नहीं की? तो इसलिए इनके दावे हवाबाजी ज्यादा लग रहे हैं अभी फिलहाल मौजूदा हालात को देखकर। उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी एक साथ आकर अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही है बॉस। मराठी मानुष के नाम पर जीत का दावा कर रहे हैं ये लोग। उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी बीएमसी चुनाव एक साथ लड़ेंगे। बाकी के 28 नगर निगमों में भी दोनों दल गठबंधन में लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर हम बटे तो पूरी तरह मिट जाएंगे। राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई हमारी लड़ाई में से बहुत बड़ा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे रूस और यूक्रेन साथ आ गए। सुनिए कैसे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री इनके मजे ले रहे हैं। देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। उद्धव और राज ठाकरे के बीच गठबंधन तो हो गया, लेकिन बीएमसी चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर बात पूरी तरह बन नहीं पाई। आप देखिए, दोनों दलों के गठबंधन का ऐलान 23 दिसंबर को होना था, लेकिन आखिरी वक्त में से एक दिन के लिए टाल दिया गया।
इसकी वजह सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनना कही जा रही। मराठी बहुल सीटों पर उद्धव और राज में बात नहीं बन रही थी। चर्चा है कि उद्धव की पार्टी 145 से 150 सीट तक पर चुनाव लड़ सकती है। राज ठाकरे की एमएनएस 65 से 70 सीटों पर लड़ सकती है। शरद पवार की एनसीपी 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अभी भी उद्धव और राज की तरफ बीएमसी चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जारी नहीं हुआ उनकी तरफ से। संजय राउत का कहना है कि सीट शेयरिंग तो राजनीति में व्यापार की तरह है, भाइयों के बीच व्यापार नहीं होता। सुनिए संजय राउत। क्या करना है? नंबर शेयरिंग जो होता है वो व्यापार होता है राजनीति में। आपको इतना सीट शेयरिंग, वो व्यापार है। यहाँ भाइयों में व्यापार नहीं है, ये फैमिली है, समझा? हम देख लेंगे हमको क्या करना। यानी संजय राउत कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में जब सीट शेयरिंग होती है कि कौन कहां कितने सीट पे चुनाव लड़ेगा, तो वो व्यापार होता है क्या? बीएमसी और नगर निगम चुनाव के लिए उद्धव और राज ठाकरे साथ तो आ गए, लेकिन बीएमसी चुनाव से ठीक पहले स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं, जिसमें उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी की दुर्गति हो गई। बॉस, बुरी हालत भी नहीं, दुर्गति। महाराष्ट्र नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में बीजेपी गठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। इसे बीएमसी चुनाव से पहले सेमीफाइनल कहा जा रहा था। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों ने ठाकरे ब्रदर्स का फ्यूचर का ट्रेलर दिखा दिया और इसी वजह से दोनों ने साथ आने का फैसला किया। आप देखिए, महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 288 में से 215 सीट मिली बॉस, और बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 129 सीट पर जीत हासिल की। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 51 सीटें जीती, अजीत पवार की एनसीपी को 35 मिली, वहीं इंडी गठबंधन को मात्र 51 सीट पर जीत मिली, कांग्रेस को 35 पर जीत मिली। उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो डबल डिजिट में नहीं आई बॉस, 9 सीट। शरद पवार की एनसीपी 7 पे सिमट गई और राज ठाकरे की एमएनएस 1 को सीट नहीं जीती बॉस, 0, अंडा, खत्म मामला। और ये वो उस चुनाव में हुआ जो बैलेट पेपर से हुआ है। अब बेचारे ये भी नहीं बोल पा रहे कि ईवीएम हैक हुआ था, क्योंकि बैलेट से हुआ था। स्थानीय निकाय चुनावों में धमाकेदार जीत से बीजेपी का जोश हाई है। बीजेपी दावा कर रही है कि अब विधानसभा जीते, स्थानीय निकाय जीते, अब बीएमसी में लपेट देंगे इन लोगों को। मैं ऐसा मानता हूं कि महानगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हमको इससे भी ज्यादा अच्छा यश मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव नाक का सवाल कम, उनके वजूद का सवाल ज्यादा है, क्योंकि मुंबई देश का सबसे अमीर शहर और बीएमसी देश ही नहीं एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका है, और यहां पर उद्धव की शिवसेना का कब्जा रहा है। अगर उद्धव ठाकरे बीएमसी हारे तो उनके लिए दुधारू गाय के छिन जाने जैसा होगा। बीएमसी 603.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2 जिले हैं, मुंबई शहर और मुंबई उपनगर। ये बीएमसी का आखिरी चुनाव 2017 में हुआ था। 2017 में शिवसेना ने 84 और बीजेपी ने 82 सीटें जीती। 2017 में बीएमसी का मेयर शिवसेना का बना था। उसके बाद बीएमसी के चुनाव हुए ही नहीं। बीएमसी का बजट कई राज्यों के बजट से ज्यादा है। 2025-26 में बीएमसी का बजट 75,427 करोड़ रुपए था, जो मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, गोवा, हिमाचल प्रदेश के बजट से ज्यादा है। इसी वजह से बीएमसी चुनाव पर सबकी नजर रहती है। बीएमसी के जरिए ही मुंबई को चलाया जाता है और हर पार्टी मुंबई पर अपना कंट्रोल चाहती है। इधर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अपनी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी अलग फुल एक्टिव है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो अकेली पड़ गई। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस को कोई पूछ ही नहीं रहा, जबकि इंडी गठबंधन के बैनर तले सभी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ा। आज उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने कांग्रेस से किनारा कर लिया, ये दूर रहो। वहीं कांग्रेस भी अपने दम पर बीएमसी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि कोई सटा ही नहीं रहा है। कांग्रेस राज ठाकरे के साथ जाना नहीं चाहती। कांग्रेस को यह लग रहा है कि उद्धव के साथ से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस को मुस्लिम परंपरागत रूप से वोट करते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 5वें नंबर पर गिर गई। कांग्रेस को डर है कि कहीं बीएमसी चुनाव में फिर ऐसा ना हो जाए, ठाकरे भाइयों की वजह से बचा हुआ मुस्लिम वोट न चला जाए। शायद इसी वजह से कांग्रेस अकेले बीएमसी चुनाव लड़ना चाह रही है। अब कांग्रेस भले ही अपने समीकरण और अपनी स्थिति देखकर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन कांग्रेस को कोई गंभीरता से ले भी नहीं रहा। उद्धव ठाकरे की पार्टी तो कह रही है कि कांग्रेस मुंबई में टूरिस्ट की तरह है, आए पोस्टर लगाए, हारे और घर बैठे। सुनिए कैसे छिछालेदर हो रही है कांग्रेस।
मुंबई में कांग्रेस को गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुंबई में पिछले 30 वर्षों से लगातार कांग्रेस मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हारकर विपक्ष में बैठती है, तो 2026 में कौन सा तीर मार लेगी। कांग्रेस पार्टी मुंबई में उसी प्रकार है जैसे कोई टूरिस्ट होता है, पर्यटक होता है। आइए, घूमिए, फिरिए, होर्डिंग लगाइए, बैनर लगाइए, प्रचार करिए और चुनाव हार के अपने घर बैठिए। ये उद्धव की शिवसेना वाले हैं भाई, इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस हारेगी और करेगी घर बैठी। यानी इंडी गठबंधन का कुनबा बीएमसी चुनाव में पूरी तरह बिखर गया। पुराने लड़ाई झगड़ों को भुलाकर ठाकरे ब्रदर्स साथ आ गए। इसी तरह पवार परिवार में भी नया ट्विस्ट आ रहा है। ठाकरे परिवार के मिलने के बाद अब पवार फैमिली में भी रीयूनियन हो सकता है। चर्चा है कि पुणे नगर निगम चुनाव में अजीत पवार और शरद पवार साथ आ सकते हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के साथ गठबंधन पर बड़ी बात कही है। सुप्रिया सुले ने कहा कि अभी अजीत पवार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। अगर अजीत पवार प्रस्ताव देते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम जो भी करेंगे वो पुणे की भलाई के लिए करेंगे। यानी सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के साथ गठबंधन पर ना तो हामी भरी है, ना ही इनकार किया है। कुल मिलाकर दरवाजा खुला रखा गया और गठबंधन की संभावना बनी हुई है, ये कहा जा रहा है। लेकिन इंडी गठबंधन का रॉकेट उड़ नहीं पा रहा, लॉन्च ही नहीं हो पा रहा। पर आज एक रॉकेट लॉन्च हुआ, पाठशाला में उसका चैप्टर। पीएम मोदी के नए भारत का नया जलवा, स्पेस में पहुंचा वो बाहुबली, ये पूरी दुनिया को कनेक्ट कर देगा क्या? भारत के बाहुबली का वो मिशन आपके मोबाइल का नेटवर्क गायब होना भूल जाएगा क्या? अब इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस नए भारत की बात करते हैं, उस नए भारत का आज एक और जलवा देखकर पूरी दुनिया दंग। भारत के वैज्ञानिकों ने आज एक ऐसा कमाल कर दिया जिसकी दुनिया में चर्चा हो रही है। आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च किया है। अमेरिका के सैटेलाइट को भारत के बाहुबली रॉकेट की मदद से आज सुबह 8:54 पर लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से उड़ान भरने के 15 मिनट बाद भारत के बाहुबली रॉकेट ने अमेरिकी सैटेलाइट को धरती से करीब 520 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा दी। यह कोई मामूली सैटेलाइट लॉन्च नहीं था। इसकी इतनी चर्चा इसलिए हो रही है कि भारत ने अपने जिस रॉकेट से अमेरिका का सैटेलाइट लॉन्च करके झंडे गाड़ दिए, अमेरिका का वो सैटेलाइट दुनिया का सबसे भारी सैटेलाइट है। यानी सबसे भारी पेलोड को ले जाकर उसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर देना, यह भारत ने कमाल किया है। और इसीलिए भारत का डंका बज रहा है कि जो सैटेलाइट भारत से लॉन्च हुआ, वो सैटेलाइट दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल संचार सैटेलाइट है। कैसे यह सैटेलाइट पूरी दुनिया को एक साथ कनेक्ट कर देगा, कैसे इससे आपके मोबाइल का नेटवर्क गायब होना भूल जाएगा, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन भारत ने जिस तरीके से आज नई धूम मचाई है, सबसे पहले भारत के बाहुबली की वो तस्वीरें देखिए जिसने स्पेस के सेक्टर में आज दुनिया भर में भारत की धाक जमा दी। और इसी की वजह से अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी लाइन लगाकर अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत पहुंच रहे हैं। काउंटडाउन खत्म होते ही भारत के बाहुबली कहे जाने वाले LV-M3 M6 रॉकेट ने स्पेस के लिए उड़ान भर दी। इसरो के मुताबिक यह लॉन्चिंग ऐसे वक्त में हुई जब श्रीहरिकोटा के ऊपर स्पेस में हजारों एक्टिव सैटेलाइट लगातार गुजर रहे थे। इसकी वजह से मिशन को 90 सेकंड के लिए आगे बढ़ाना पड़ा। लेकिन जब एक बार बाहुबली ने उड़ान भरी तो फिर उसने अमेरिकी सैटेलाइट को उसके तय ऑर्बिट तक पहुंचाकर ही दम लिया। भारत का यह बाहुबली कितना हाईटेक हो चुका है, दुनिया को यह दिखाने के लिए इसरो ने इसकी लॉन्चिंग का एक और वीडियो जारी किया। यह वीडियो रॉकेट में लगे ऑनबोर्ड कैमरे से रिकॉर्ड हुआ, जिसमें लॉन्चिंग से लेकर रॉकेट से सैटेलाइट अलग होने तक का हर बड़ा फेज साफ नजर आ रहा है। पहले रॉकेट से इसको रफ्तार देने वाले 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर अलग होते नजर आए, ये देखिए, ये दोनों निकल गए। इसके बाद रॉकेट से सैटेलाइट को अटैच करके रखने वाला हिस्सा अलग होता नजर आ रहा है और आखिर में सैटेलाइट को उसकी तय ऑर्बिट में ले जाकर स्थापित कर दिया जाता है। भारत के बाहुबली ने अमेरिका के जिस ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाया, ये इसरो की कमर्शियल ब्रांच NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के बीच हुई डील के तहत तैयार किया गया मिशन है। और इसे भारत और अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद खास बताया जा रहा है। इसे अब तक की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन क्रांति क्यों कहा जा रहा है, इसके लिए इस सैटेलाइट के मिशन को समझना जरूरी है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 के काम शुरू करते ही इसका बड़ा और शक्तिशाली एंटीना धरती पर मौजूद किसी भी 4G या 5G मोबाइल फोन के सिग्नल से कनेक्ट किया जा सकेगा। मोबाइल फोन सैटेलाइट को टावर मानकर सिग्नल भेजा जाएगा। सैटेलाइट इस सिग्नल को टेलीकॉम ऑपरेटर के ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचा देगा।
ग्राउंड स्टेशन सिग्नल को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ेगा, जिसके बाद कॉल, मैसेज और डेटा उसी तरह प्रोसेस होंगे जैसे मोबाइल टावर के जरिए होते हैं, और नेटवर्क से भेजा गया रिस्पांस सैटेलाइट के जरिए मोबाइल फोन तक पहुंच जाएगा। यानी बिना मोबाइल टावर के मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल भी होगी, वॉइस कॉल भी होगी, मैसेज भी पहुंचेगा, इंटरनेट का इस्तेमाल भी होगा। इसके लिए मोबाइल फोन या सिम में किसी तरह के बदलाव की भी जरूरत नहीं होगी। जहां मोबाइल टावर नहीं है वहां नेटवर्क सीधे सैटेलाइट से मिल जाएगा। यानी दुर्गम पहाड़ी इलाके हों, घने जंगल हो, रेगिस्तान हो, समंदर हो, हर जगह कनेक्टिविटी बनी रहेगी और आपदा के समय में कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्योंकि भाई जब आपको मोबाइल के कनेक्शन के लिए टावर की जरूरत ही नहीं है, जहां टावर नहीं वहां सैटेलाइट से कनेक्शन कर दिया, तो कैसे डिस्कनेक्ट होगा फोन? अब यह भी देखिए कि दुनिया में नई संचार क्रांति लाने वाले सैटेलाइट को भारत के जिस बाहुबली ने तय ऑर्बिट में पहुंचाया, उसने कैसे अपने कारनामों से पूरी दुनिया में धाक जमा ली। यह भारत का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है, जिसका वजन करीब 640 टन है। इससे पहले नवंबर में भारत के इस बाहुबली ने करीब 4400 किलोग्राम वजन वाले सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाया और अब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 6100 किलोग्राम वजन वाले ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचा दिया। यह भारत के बाहुबली रॉकेट से किसी सैटेलाइट की 9वीं लॉन्चिंग रही और हर बार यह अपने मिशन में पूरी तरह कामयाब हो रहा है। यानी इसका सक्सेस रेट 100% है बॉस। आज इस बाहुबली रॉकेट की वजह से दुनिया भर के स्पेस मार्केट में सिर्फ भारत की चर्चा हो रही है। देखिए भारत क्या किया है। आज इसरो की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा इसरो से रिक्वेस्ट करता है कि हमारे सैटेलाइट भी आप ही भेज दीजिए। इसके लिए भारत अमेरिका से फीस ले रहा है कि लाओ पैसा दो तो भेज देंगे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने बाहुबली की कामयाबी को भारत की स्पेस यात्रा में एक बड़ा माइलस्टोन बताया। कहा कि बाहुबली की कामयाबी ने ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट में भारत के रोल को और मजबूती दे दी है। बाहुबली की सफल लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने लिखा कि भारत के स्पेस सेक्टर में एक बड़ी कामयाबी LV-M3 M6 की सफल लॉन्चिंग, जिसने भारत की धरती से लॉन्च किए गए अब तक के सबसे भारी अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को उसकी तय ऑर्बिट में पहुंचा दिया। यह भारत की स्पेस यात्रा में एक गर्व से भर देने वाला माइलस्टोन है। आगे पीएम मोदी ने लिखा कि भारत की हेवी लिफ्ट लॉन्च क्षमता को मजबूत करता है और ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट में भारत की बढ़ती भूमिका को और मजबूत करता है। यह आत्मनिर्भर भारत की हमारी कोशिशों की झलक भी दिखाता है। हमारे मेहनती स्पेस साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को बधाई। भारत स्पेस की दुनिया में और ऊंचा उड़ रहा है। इसरो के लिए यह मिशन कितना इंपॉर्टेंट था, इसे समझने के लिए इसरो के चेयरमैन की आपको तस्वीरें देखनी चाहिए, जो बाहुबली की आज की उड़ान की सफलता का आशीर्वाद लेने 2 दिन पहले तिरुपति बालाजी पहुंचे थे। अब कई लोगों को इससे भी दिक्कत हो जाएगी कि साइंटिस्ट आदमी है, भगवान से काहे आशीर्वाद लिए। लेकिन भाई उनको सनातन की ताकत पता है, उनको ईश्वर में भरोसा है और आज बाहुबली की कामयाबी पर वो अपने वैज्ञानिकों के साथ इसका मॉडल पकड़े हुए नजर आए। सुनिए बाहुबली की कामयाबी पर इसरो के चेयरमैन ने क्या कहा। I am extremely happy to announce that LV-M3 Bahubali rocket M6 launch vehicle has successfully and precisely injected the Bluebird Block 2 communication satellite in the intended orbit. आप यह भी देखिए कि जो भारत कभी अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों के भरोसे रहा करता था, आज दुनिया के बड़े बड़े देश अपने सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए भारत पर भरोसा कर रहे हैं। पिछले 11 सालों में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, इसरो कैसे पिछले स्पेस मिशन को लेकर नए नए रिकॉर्ड बनाते चला जा रहा है नए मिशन में, उसे समझना जरूरी है। इसरो अब तक 32 देशों के 433 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, जिनमें से 90% से ज्यादा लॉन्च पिछले 10 साल में हुए और भारत सरकार को इससे करीब 4164 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। यानी जितना पैसा पाकिस्तान अपनी सरकारी एयरलाइंस बेचकर भी नहीं कमा पाया, उतने पैसे तो इसरो ने सिर्फ दूसरों के सैटेलाइट भेज के कमा लिए। लेकिन भारत को लेकर पीएम मोदी के सपने इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। पीएम मोदी का टारगेट ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट में भारत को लीडर बनाना है और यह मार्केट कितना बड़ा है इसको समझिए। साल 2025 में ग्लोबल कमर्शियल स्पेस लॉन्च का मार्केट 84,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है, जिसके अगले 10 सालों में यानी साल 2035 तक 3,29,345 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। पीएम मोदी का टारगेट है कि भारत इन 10 सालों में ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट में जो उसका अभी का शेयर है वो बढ़ाए और 8 से 10% तक उसे ले जाए। अभी का शेयर 2% है।
पीएम मोदी के इस टारगेट को हासिल करने के लिए इसरो ने पूरी तैयारी कर ली है। इसरो ने अगले साल 10 रॉकेट लॉन्च करने का फैसला किया है और इसरो ने साल 2029 तक हर साल कम से कम 50 रॉकेट लॉन्च करने का टारगेट तय किया हुआ है। पिछले 11 सालों में इसरो अपनी प्रोडक्टिविटी इसलिए भी बढ़ा पाया क्योंकि मोदी सरकार ने इसरो को पैसे की कमी नहीं होने दी। इसरो का बजट करीब करीब ट्रिपल कर दिया। मनमोहन सरकार में स्पेस सेक्टर का बजट 2013-14 में 5,615 करोड़ रुपए हुआ करता था, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में 2025-26 में यह बजट करीब करीब 3 गुना बढ़कर 13,416 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है और भारत के रॉकेट इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं। यह है नया भारत। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, बीजेपी की वो मीटिंग कि अखिलेश ने सीएम योगी को कर दिया टारगेट, कैसे भयंकर बवाल मच गया, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। यूपी में बीजेपी की एक मीटिंग ने लखनऊ से दिल्ली तक खलबली मचा दी। हर तरफ इसी की चर्चा होने लगी क्योंकि यह मीटिंग ब्राह्मण विधायकों की। एक साथ 40 ब्राह्मण विधायक बंद कमरे में मीटिंग कर रहे थे, तो चर्चा होने लगी कि आखिर यूपी में क्या कुछ होने वाला है। ये ब्राह्मण विधायक क्यों मीटिंग कर रहे थे, किसने इनको इकट्ठा किया, इसी की बात होने लगी क्योंकि यह सब तब हो रहा है जब यूपी में विधानसभा का सत्र चल रहा है। सीएम योगी सत्र में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर गरज रहे हैं। उधर अखिलेश यादव भी लगातार सीएम योगी पर तीखे हमले कर रहे हैं। यूपी में चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन माहौल एकदम से गर्मा गया है। पहले योगी और अखिलेश के बीच टक्कर का एक ट्रेलर देखिए, फिर क्या हो रहा है यूपी में, अखिलेश यादव कैसे सवाल उठा रहे हैं, योगी क्या जवाब दे रहे हैं, सब दिखाऊंगा। अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना? मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ ही है। जो जो माफिया है उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो इधर उधर की बात मत कर, यह तो बता कि एक काफिला क्यों लूटा। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी को धुआं धुआं कर रखा है, तो आज एक तस्वीर ने बीजेपी के अंदर सियासी बवाल मचा दी क्योंकि यूपी के 35 से 40 ब्राह्मण विधायकों ने आज लखनऊ में बैठक की। अब यह बातें होने लगी कि आखिर ब्राह्मण विधायकों को इस तरह से इकट्ठा किया गया क्या और उसका क्या मकसद था। यूपी में ब्राह्मण ठाकुर की राजनीति को बहुत हवा दी जाती है, उसके नैरेटिव में इस मीटिंग ने आग में घी का काम कर दिया। इस मीटिंग में क्या बात हुई, इसके बारे में तो अंदर की बात सब जानने के लिए अटकलें लगाने लगे। बैठक की तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई तो सफाई भी आ गई। सुनिए बीजेपी विधायक पीएन पाठक ने क्या कहा। तो आपस में चर्चा हो रहा था कि जाड़े का मौसम है, लिट्टी चोखा का कहीं स्वाद लिया जाए। उसी संदर्भ में तय हो गया, हमारे आवाज तय हुआ। जो जो माननीय विधायक जी लोग मिलते गए उनसे कहा गया कि भाई आइए सहभोज है, और उसमें संजोग से कि केवल उसमें ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भूमिहार थे। अगली बार होगा तो सभी जात के विधायक रहेंगे। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि ये सिर्फ संयोग था कि खाली ब्राह्मण और भूमिहार आए। अब ये संयोग लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहा, सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज के विधायकों ने भी बड़ी बैठक की थी, लेकिन ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद कई तरह की चर्चा शुरू हो गई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी एक्टिव हो गई। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर शिवपाल यादव ने क्या कहा, सुनिए। पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिले। यूपी में ब्राह्मण ठाकुर के इस नैरेटिव के बीच अखिलेश यादव अपने पीडीए को संभाल कर रखना चाहते हैं। आज उन्होंने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ने 7 बार के सांसद को यूपी बीजेपी अध्यक्ष बना दिया, जबकि 5 बार के विधायक को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि एक दल के रूप में बीजेपी खत्म हो चुकी है। तथाकथित दल के नाम पर बस कुछ लोग हैं जो स्वार्थ की सियासत में एक दूसरे से बंधने पर मजबूर हैं। वैसे एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते और घुमा फिराकर आपस में ही छीटाकशी और टांग खिंचाई करते रहते। भाजपा कुछ खुदगर्जों का खानदान है, बाकी सबके हिस्से आता अपमान। अखिलेश यादव ने आज सरकारी नौकरियों में ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण में लूट का आरोप भी लगा दिया।
उन्होंने दावा किया कि बीते 5 सालों में आरक्षित पद लूट लिए गए। उनके मुताबिक पिछले 5 साल में हुई सभी भर्तियों में पीडीए के पदों की लूट हुई है। पिछली 4 भर्तियों में 30,000 से अधिक पीडीए पदों की लूट हुई। इन सभी भर्तियों में चोरी पकड़े जाने के बाद सरकार ने तथाकथित कमेटी गठित की थी, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई, केवल मीडिया मैनेजमेंट हुई। आरक्षण मारने के नॉट फाउंड सूटेबल जैसे गैरकानूनी फॉर्मूले को अब कोर्ट में चुनौती देने का समय आ गया है। दरअसल बीजेपी के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं और पीडीए समाज के लिए तो बिल्कुल नहीं। बीजेपी जाए तो नौकरी भर्ती आए। अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब सीएम योगी ने विधानसभा में दिया। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी का नाम लेकर उन्हें 2017 से पहले वाला यूपी याद दिलाया। नौकरी और भर्ती में लूट के आरोपों पर सीएम योगी ने क्या जवाब दिया है, सुनिए एक बार। आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, आपने शिक्षाविद भरे तो थे लोक सेवा आयोग में भी और शिक्षा आयोग में भी। क्या क्या कारनामे किए थे उन्होंने, क्या क्या कारनामे किए थे। जो हाई स्कूल 3rd डिवीजन था, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन था, आयोग का अध्यक्ष हो गया था। यानी यूपी में सियासत तो गरमाई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं।